आपको बताएं कि किस तरह से एक और साजिश की बात कही गई है। खुफिया एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट पर हैं और तमाम मैसेजेस जो हैं वो इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं और लगातार एक तरह से कश्मीर में जिस तरह से हमने देखा था कि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा, लेकिन अगर कोई वापस आना चाहता है तो वापसी के तमाम रास्ते भी खुले हुए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र सचदेव जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही मेरे साथ संजीव पांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट चंडीगढ़ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब लीडर बीजेपी के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत रविंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगी, किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि खुफिया एजेंसीज ने जो फिर से अलर्ट जारी किया है और बताया कि एक और साजिश पूरी तरीके से रची जा रही थी और उसकी तमाम बारीकियों को भी बताया गया है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात, ऐसी साजिश हम रूल आउट नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको शायद याद हो, आपके साथ ही और कई जगहों पे एल्स मैंने हमेशा शुरुआत पहले दिन से जिस दिन इंसिडेंट हुआ कहा कि एक तो हमें देश में अपनी स्थिरता और बैलेंस ऑफ माइंड रखना है, हमें आपस में टेंशन्स नहीं अचीव करनी है, क्योंकि यही इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अदर देन द किलिंग्स, राइट। और दूसरी बात, हम इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। आप इमेजिन कीजिए, इस समय भारत जितनी क्रोध में है, हम जितने एंगर में है, जितने दुख में है, अगर ऐसा एक इंसिडेंट और हो जाता है अगले किसी भी वक्त, अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, डेढ़, 2, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। पर एक चीज और भी है, ये साइकोलॉजिकल गेम है जी। मतलब एक है तो फिजिकल भी है, दूसरा साइकोलॉजिकल भी है। और साइकोलॉजिकल में यह भी हो सकता है कि कोई चीजें असलियत ना हो, वो जानबूझ के आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाएं और हमारी एजेंसीज और हम किसी और तरफ गाइड हो जाएं। तो चैलेंज इस समय हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि इन सारी जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, इनको लेकर के आगे कैसे हम एक बैलेंस्ड अप्रोच, पहली बात। और दूसरी बात, यस, अभी जो पुलवामा का जो टेरर अटैक हुआ है उसका हम जवाब या उसका हम जवाब कैसे लें इस सारे का, ये दो चीजें। और तीसरी चीज एक और भी अगर देखा जाए, देखिए ये जो है, जो भी पाकिस्तान के अक्रॉस से आ रहा है, डेफिनेटली आईएसआई, डीप स्टेट, मिलिट्री, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके पीछे, ये वो, पर यह भी एक फैक्टर है कि बहुत सारे एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान सरकार की कंट्रोल में भी नहीं है। लेट्स बी रियल इन द लिटिल सेंस, चाहे कंट्रोल में है पर उतने नहीं है। और वो ऐसे भी लोग हैं, और ये भी जो दहशतगर्द हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत और पाकिस्तान, देखिए इनका ऑब्जेक्टिव जितनी ज्यादा कयास त्राही हो दोनों तरफ, भारत के अंदर, भारत पाकिस्तान के बीच में हो, उतना ज्यादा इनका ऑब्जेक्टिव अचीव होता है इंस्टेबिलिटी का। और इंस्टेबिलिटी होती है और फिर उन्हीं में से इनको अपने और रिक्रूट्स मिलते हैं। क्योंकि जो और अगर ये जो बताया जा रहा है कि तंगधार के रास्ते दरअसल दहशत का ये पूरा सामान जो है, जखीरा जो है वो भेजने की बात सामने आई है, तो आपको क्या लगता है कि तंगधार को ही क्यों चुना गया है? देखिए, वो अब किसी भी कारण उनको ईज रहा होगा वहां से आने में, बॉर्डर के साइड से उन्हें कोई गैप मिला होगा, बट एटलीस्ट हमें नहीं पता यहाँ सिटिंग हियर, आवर इंटेलिजेंस नोज बेटर कि क्या सिचुएशन है। पर अगर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ऑब्वियस है कि उन्हें कोई गैप मिला होगा तभी वहां से आया होगा, या दूसरी तरफ उनकी वहां पे अच्छी अरेंजमेंट। यासिर साहब, अब ये कहा जा रहा है जी, यासिर साहब, अब ये कहा जा रहा है कि अब एयरलिफ्ट कराए जाएंगे जवान। सवाल ये उठता है कि पहले क्यों नहीं ऐसा किया गया और अब ऐसा क्यों? हमेशा हम तब क्यों जागते हैं जब कुछ हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं जागा जाता? देखिए, सरकार जो अपना काम कर रही है वो तो कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारे उनके ऊपर हम किसी तरीके से, आपने देखा कि जब पुलवामा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से एक्शन में थे हमारे जवान वहां पे, और जो 3 दुर्दांत आतंकवादी को उन्होंने 34 दिन मारा है, सारे हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन हमें जरूरत इस वक्त ये है कि हम सवाल पूछने के बजाय हम रास्ते को और हमवार करें कि किस तरीके से हम पाकिस्तान में पहुंच के, और जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से उनका रवैया है, से सवाल तो पूछे जाते हैं। नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल, आपसे तो आप देखिए ना, पिछले 7 दिन के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान
को लेके सख्ती करी गई है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाया गया। आप अभी वाघा में कोई ट्रक जो हम ट्रेड कर रहे हैं, वहां से जो बिजनेस होता है, पाकिस्तान नहीं जा रहा है। कि एक जनरल जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनको सुन रहा था, वो खुद अपने वहां के इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं या जो वहां की ISI है जो पूरा का पूरा कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, वो लोग पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहां भी बहुत हालत खराब है। लेकिन वो जब भी भारत के ऊपर इस तरह की नजरें दिखाने की कोशिश करेंगे, भारत बहुत तगड़े स्टाइल से, आप यकीन माने, कि बदला लेगा। और बहुत जल्दी, ये तो उन्हें धीरे धीरे आइसोलेट किया जा रहा है, सेग्रीगेट करके। जो कहा जा रहा था कि क्या कर रही है सरकार, तो ये 6 से 7 दिन में किया है। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर आप देखिएगा कि उसका रिजल्ट सामने आएगा और एक बहुत बड़ा कोई ना कोई हम उनसे बदला लेंगे। चाहे वो तंगधार जो बात बार बार आ रही है कि जिस तरफ से शायद उनको कहीं कोई गैप मिला है, वो अंदर आ गए हैं, क्योंकि वहां का जो आप वो पूरा का पूरा इलाके का जो बना हुआ ज्योग्राफिकल जो इलाका है, उसको अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट है, पहाड़ी है, जंगल है। लेकिन वहीं से हमारे जवान भी और तमाम हमारी जो फोर्सेस हैं वो उनके ऊपर नजर बना के बैठी हुई है और किसी को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। आप जितनी भी गीदड़ भपकी दे लें, जिस तरीके की बात इमरान खान कह रहे थे अपने, उन्होंने 23 कट के अंदर जो 3 मिनट का उनका वीडियो आया था सामने और भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, पहले वो अपने हाथ, अपने पाकिस्तान को देखें, अपने लोगों को देखें कि वहां किस तरह की हालात हैं। हालात इतनी खराब है मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे कि कई धड़ों में पाकिस्तान बटने के कागार पे है। तो मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा पाकिस्तान की सरकार से कि अब भी अपने हरकतों से बाज आके और जो सबूत पेश किए गए हैं, जो डोजियर तैयार हो रहा है उनके लिए, उस पे वो अपने आप को सामने आके उसको मान ले, तो शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक। राजकुमार भाटी साहब, हुकूमत ने यह कहा है कि वो कोई सबूत जो है वो पाकिस्तान को नहीं सौंपेगा, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। ऐसे में सबूत पेश करने की कोई बात ही नहीं बनती है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया, उन्होंने कहा कि सबूत देने चाहिए, इमरान खान को एक मौका भी देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कोई सबूत या इस तरह की कोई बात की जानी चाहिए, और आपको लगता है महबूबा मुफ्ती अपनी तरह की सियासत करने की कोशिश कर रही हैं? कुछ लोग हैं जिन्हें शायद साधने की वो कोशिश कर रही हैं। देखिए, सरकार कूटनीतिक स्तर पर और देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएगी, हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि हम सरकार के साथ हैं। ना तो हम आलोचना करेंगे, ना हम सरकार का विरोध करेंगे। सरकारी स्तर पर इंटेलिजेंस को और चौकस किया जाए कि कहीं और हमला हो सकता है, नहीं हो सकता है, वहाँ सुरक्षा पुख्ता की जाए। अगर एयरलिफ्ट कराने की जवानों के लिए जरूरत है तो वो किया जाए, और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव आज ही सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे हार्दिक पटेल के साथ, तो उन्होंने वजीर आजम उस टाइम क्या कर रहे थे और किस तरह से वो कहाँ मौजूद थे, उसको लेकर उन्होंने अगला वाक्य में यही बोलने वाला। जी, सरकारी स्तर पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जिस तरह की बेहुदा हरकतें सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से और उनके समर्थक संगठनों की तरफ से की जा रही हैं, वो चिंताजनक है। कहीं किसी होटल में एक बैनर लगा दिया गया है कि कश्मीरियों का प्रवेश वर्जित है, कहीं स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी छात्रों पर हमले किए जा रहे हैं, कहीं एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन देश के बाहर नहीं है, दुश्मन देश के अंदर हैं, गद्दार अंदर बैठे हैं, ये कह के एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। जो पाकिस्तान चाहता है, इस तरह के हमले से उतना नुकसान सीधे सीधे नहीं होता जितना ये पाकिस्तान चाहता है हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, वो छिन्न भिन्न हो जाए। यहाँ जो एक भाईचारा है, जो विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, और हम सब भारतीय होने पर गर्व करते हैं, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी जाति का मानने वाला हो, उसको छिन्न भिन्न करने में ये संगठन पाकिस्तान की मदद करते हैं। जो पाकिस्तान चाहता है इस हमले के बाद अगर हमारा भाईचारा और मजबूत हो तो हम बहादुर हैं, तो हम देशभक्त हैं, और अगर हम आपस में लड़ने लग जाते हैं तो हम कायर हैं, फिर हम पाकिस्तान के जो बहकावे में आ रहे हैं और उसका जो उद्देश्य है उसमें हम मदद कर रहे हैं उनकी। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की उलझुल हरकतें, इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान और जिस तरह की हरकतें हुई हैं कि इनके एक दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रात को रंगारंग कार्यक्रम में डांस कर रहे हैं, इनके एक सांसद साक्षी महाराज जिस शव यात्रा में आगे खड़े होकर मुस्कुरा के हाथ जोड़ रहे हैं पब्लिक के,
मतलब राजनीतिक रूप से देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी वोट ढूंढ रहे हैं, शहीदों शहादत में भी वोट ढूंढ रहे हैं। सही तरीके से लोगों ने नहीं मनाया, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। चिता ठंडी नहीं हुई थी जब मोदी जी ने जाकर वोट मांगने शुरू कर दिए थे। कोई वोट नरेंद्र मोदी ने जाकर वोट मांगे कि मेरे हाथ मजबूत करिए। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। राजनीति हम नहीं कर रहे, नहीं हमने कहीं वोट मांगे है। आप बताइए, अपने कार्यक्रम से कैंसिल कर दिए, कांग्रेस ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, सभी पार्टियों ने अपने कार्यक्रम रद्द किए, बीजेपी ने कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया। प्रधानमंत्री लगातार रैली कर रहे हैं, 14 में भी रैली की, 15 में भी रैली की, 16 में भी रैली की। आपकी बात राजनीति आप कर रहे हैं, कूटनीति पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप राजनीति करने में बात नहीं आते। समाजवादी पार्टी की राजनीति पूरी कर रही है। चलिए यासिर साहब, वो तस्वीरें भी सबके सामने और वीडियोस भी सबके सामने हैं, क्या किस तरह से कहां किस किस जगह पर जब लीडर्स गए हैं उन शहीदों के घरों पर तो क्या किया गया है और जो यात्रा निकाली गई उसमें क्या किया गया, वो तस्वीरें सबके सामने, किसी से ढकी छुपी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ संजीव पांडे जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि तंगधार के रास्ते एक बड़ा जखीरा लाया गया है और एक और इसी तरह की साजिश रचने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस बार ग्रीन कलर की स्कॉर्पियोस का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तमाम बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी फैसला लिया है कि अब दरअसल एयरलिफ्ट कराया जाएगा, सोकर जागी है अब हुकूमत। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाहे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लिया गया हो या जिस तरह से हम देखें कि जो उनके साथ कारोबार होता था वो भी बहुत हद तक जो है वो कम किया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम स्टेप्स उठाना अब सही है और इसी तरह से पाकिस्तान को और ज्यादा कड़ा जवाब दिया जा सकता है? देखिए, कश्मीर की जहां तक जब आप बात करते हैं तो रीजनल साउथ एशिया के डायमेंशन और पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के डायमेंशन को समझना होगा जी। साउथ एशिया में अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, तालिबान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है और ये पूरे पाकिस्तानी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मैसेज जा रहा है कि तालिबान के सामने अमेरिका ने जब घुटने टेक दिए तो उससे एक तो इनका मोरल बहुत हाई है, जैसे मोहम्मद हो चाहे लश्कर तोयबा हो, इनके मोरल हाई है, तो ऑटोमेटिक है कि कश्मीर उनके एजेंडा पे आएगा। अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से उनको निपटती है, ये चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं। सेकंड जो है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा। जनरल बाजवा जो है अभी रिटायर होने वाले हैं इसी साल नवंबर में और ये एक क्षण की सूचना आ रही है कि सितंबर वो एक नेक्स्ट एक्सटेंशन भी चाहते हैं और उनके जो आईएसआई जो चीफ हैं मिस्टर मुनीर सब मुनीर हैं, वो कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं। वो कह रहे हैं कि जो अभी जो जितनी भी वहाँ पे प्लान हो रहे हैं, क्या कहा जाता है कश्मीर के अंदर, उसमें जनरल बाजवा और मुनीर की भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो किसी न किसी ढंग से इमरान खान को अपने विवादों में या डिस्प्यूट में डाल के कंट्रोल में लेना चाहते हैं और अपना एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस सिचुएशन से गुजर रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी कदम उठाए हैं उसमें एक जो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो बात कर रहे हैं, तो वो देखिए पाकिस्तान से हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोगों का जो ट्रेड है $2.5 बिलियन एनुअल पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा गया है, उसमें भी 70% एक्सपोर्ट इंडिया से है और उनका जो है 30% एक्सपोर्ट इंडिया को है। तो ऑटोमेटिक है कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो आपने जो छीना है, तो उससे कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान को डैमेज नहीं है, उससे हमें भी डैमेज है, हमारे एक्सपोर्ट को भी डैमेज है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते इस चीज से जी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रॉब्लम को अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंस और आर्मी के नेट पे नहीं डील कर सकते, इज ए पॉलिटिकल ट्रबल है कश्मीर के अंदर। आप पूरे देश में देखिए कि जिस ढंग से कश्मीरी यूथ्स के साथ हो रहा है, एक तरफ आप तो घाटी में कश्मीरी यूथ को साथ लेने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे देश में कश्मीरी यूथ के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको आप सिर्फ आर्मी और पुलिस से डील नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे डील करना है वहाँ घाटी के अंदर, वहाँ के यूथ को कैसे अपने फेथ में लेना है। देखिए फर्स्ट टाइम सुसाइड बॉम्बिंग जो 2005 तक जैसे मोहम्मद सुसाइड बॉम्बिंग 2000 के और 2005 के भी जैसे मोहम्मद ने कुछ सुसाइड बॉम्बिंग कश्मीर के अंदर किया था, तो उसमें जनरली ये देखा गया था कि कुछ फॉरेन मिलिटेंट्स थे, पाकिस्तान से आए हुए थे। ये पहली बार देखा गया है कि एक लोकल कैडर उनको मिल गया जो सुसाइड बॉम्बिंग में आया है।
तो आखिर ये जो यूथ है, खास करके जो पढ़े लिखे यूथ इस तरफ कैसे जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और हमें सोचना पड़ेगा कि पढ़े लिखे यूथ जो इंजीनियरिंग पास हैं, जो डॉक्टरी का एजुकेशन ले रहे हैं, ग्रेजुएट लड़के हैं, कश्मीर घाटी के हैं, उनको हम कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमारा फेल्योर है। देखिए, दुश्मन मुल्क तो हर टाइम आपसे कोशिश करेगा कहीं ना कहीं कि आपको इन्फिल्ट्रेट करे, लेकिन आपको अपने पॉपुलेशन को किस तरह से फेथ में लेना है, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना। पाकिस्तान तो जो अपना जो प्रॉक्सी वार कर रहा है, वो 1970 से प्रॉक्सी वार चल रहा है जी। और उस प्रॉक्सी वार में ये कश्मीर में ये घटना कोई नई बात तो लश्कर और जैश की पहली कोई घटना तो है नहीं, ये पहले भी होती रही है। लेकिन हमारा फेलियर बहुत बड़ा है कि हम पॉलिटिकल लेवल पे इसको डील नहीं करते हैं। जहां तक बात है कि आप फुल टाइम वार या पाकिस्तान के अंदर जाकर रिटेलिएशन करने की जहां बात आती है, तो एक चीज आप ध्यान रखें, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बड़े बड़े मुल्कों का है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां बना हुआ है। वहां पे कल परसों ही प्रिंस सलमान गए थे, उन्होंने $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। वही प्रिंस सलमान आपके यहाँ अभी 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब वारलाइक सिचुएशन आएगी, कोई रिटेलिएशन की बात आएगी, तो ये जो फोर्थ पार्टी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा और ये रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइम है कि इसको पॉलिटिकली सॉल्व करे। सिर्फ आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, सीआरपीएफ के बल पे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। 70 साल हो गए जी। संजय जी, आपने बहुत तफसील से बहुत सारी बातें कही हैं। ब्रिगेडियर खजूरिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। खजूरिया जी, आपका इस्तकबाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अभी सुषमा स्वराज जो हैं, वो जो चीन के वजीर खारजा उनसे मिलने जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी हमारे लिए जिस तरह से ये अटैक हुआ है, उसके बाद तमाम तरफ से तमाम तरह की आवाजें उठ रही हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को लेकर भी, जिस तरह से जैश ए मोहम्मद की बात करें, मसूद अजहर की बात करें, उसका जो रुख रहा है, क्या आपको लगता है कि अभी सही वक्त है सही वार करने का? और जिस तरह से तमाम और कंट्रीज जो हैं, चाहे फ्रांस की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, दूसरी कंट्रीज जो हिंदुस्तान के साथ खड़ी हैं, क्या उनके जरिए भी प्रेशर बनाकर यही सही वक्त है कि चाइना से कहा जाए कि वो हिंदुस्तान के साथ उस पर खड़ा रहे? डेफिनेटली। देखिए, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है उस दिन से मैं 3 चीजें कह रहा हूं बार बार जहां मुझे मौका मिल रहा है, और मैं तीनों क्विकली डिफाइन कर देता हूं। पहली बात, पेरिस में बाय चांस इस समय एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसकी मीटिंग चल रही है। उस टास्क फोर्स का ऑब्जेक्टिव है, और वो देखती है कि पाकिस्तान या दुनिया भर की कंट्रीज पर स्पेशली पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग अपने बैंक्स में रोक रहा है कि नहीं रोक रहा। पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है और पाकिस्तान अब उसमें ग्रे लिस्ट में आ चुका है। इस मीटिंग्स में पाकिस्तान फिर अपने कागजात देगा, हम कितना कर चुके हैं, और फिर आगे जाकर के सितंबर में डिसाइड होगा इस टास्क फोर्स का कि पाकिस्तान ने करा है कि नहीं कंप्लायंस। अगर नहीं करा है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डालने का। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आता है, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इंटरनल बैंकिंग में टेरर का पैसा आता जाता है। देयरफॉर कोई भी दुनिया का बैंक पाकिस्तान के बैंक्स के साथ डील नहीं कर पाएगा। जो स्विफ्ट मैकेनिज्म होता है, जो वायर ट्रांसफर्स होती है इंटरनेशनल, वो रोक दी जाएंगी। तो पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम बंद हो जाएगा। विद इन 10 डेज पाकिस्तान विल बी ऑन इट्स नीज। ये सितंबर तक शायद होना है। तो भारत को एग्रेसिवली इस समय पेरिस में जो मीटिंग्स हो रही है, जो 36 कंट्रीज की मेंबर्स हैं, उनको स्ट्रांगली बोलना है कि आप इसी हफ्ते डिसाइड करो पाकिस्तान ने अपनी टेरर फाइनेंस के बैंक अकाउंट्स बंद करे कि नहीं करे। अगर नहीं करे तो उसे अगले 3-4 दिन के अंदर ही ब्लैक लिस्ट कीजिए। पहली बात, राइट। आपको ऑलमोस्ट वॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पड़ेगी फॉर अ डिफरेंट एंगल ऑफ रिवेंज एंड वेंजेंस और लेसन टू पाकिस्तान, बट पाकिस्तान अपनी नीज में आ जाएगा। और दूसरी बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी, हम इंडियन डिप्लोमेसी बहुत लंबे टाइम से देखते हैं जी। कल हमारी सरकार कह रही है कि हमने एक नया स्ट्रैटेजी बनाया, आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, वी वर्क विद देम अ लॉट, कि अब हम ये पाकिस्तान के जो करता है पाकिस्तान का बिहेवियर हम दुनिया के अलग अलग वर्ल्ड कैपिटल्स को बताएंगे। मुझे बताइए, पिछले 40 साल से, फॉरगेट द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी और कांग्रेस, हमारी एम्बेसीज या हमारा मिशन जो यूनाइटेड नेशंस में है, वो मुंबई अटैक्स के बाद उन्होंने क्यों नहीं करा? ओके, पठानकोट के बाद क्यों नहीं करा? जब भी हुए हमारे, इट्स रियली सरप्राइजिंग, पीपल वंडर एंड आस्क मी, रविंदर, ये क्या हमारी डिप्लोमेसी, आर वी स्लो? सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय आवर गवर्नमेंट वन कि डोजियर्स तो ये जो 36 कंट्रीज हैं टास्क फोर्स की, उनको इमीडिएटली दो, ये रहा अप्रूव, आप और हम पाकिस्तान को नहीं देंगे बल्कि सबको देंगे, इन्होंने कहा। दैट्स वन। पाकिस्तान के अलावा दूसरा पॉइंट, चाइना पे आते हैं, और फिर सऊदी का भी अगर वक्त मिले तो चाइना का। चाइना के साथ देखिए, और सुषमा स्वराज जी मिल रही है उनके फॉरेन मिनिस्टर से नेक्स्ट वीक।
चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है करीब 2.54% हमारे जीडीपी का, जो कि करीब 60-65 बिलियन डॉलर, जो कि $5 लाख है डेफिसिट। हर साल हमारा 5 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तान जा रहा है, सॉरी चाइना जा रहा है जी। ये चाइना हमारे साथ पिछले कुछ वर्षों से इकोनॉमिक डोकलाम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चाइनीज कंपनी को इंडिया में बैन करो ये वो, पर उसके भी और चीजें हैं, उस पर कुछ कर सकते हैं। तो हम चाइना को हमें मैसेज देना चाहिए क्लियरली इकोनॉमिक एंगल से, देखिए आप हमसे इतना पैसा कमा रहे हैं, हाँ। इसी पैसे को लेकर के आप जो सीपेक कॉरिडोर है, नेपाल, म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को भी वही पैसा दे रहे हैं, राइट। आप इतना जो पैसा हमसे कमा रहे हो, आप एक चीज करो, मसूद अजहर पे जो ब्लॉक है उसे लिफ्ट करो। आप वो नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे ट्रेड आप मतलब बॉयकॉट, बट हम ट्रेड में कुछ किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, ट्रेड में हम कुछ हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि चाइना को मैसेज जाए कि भारत विल नॉट सी, वो हमसे पैसे कमा रहे हैं इतना 5 लाख करोड़ हर साल, और हो सकता है वो जो पैसा कमा रहे हैं वही जाके वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये सारी कंपनीज जो है चाइना की, ये सारी जो चाइनीज कंपनीज है, ओप्पो, वीवो, हुआवे, at the back end they are controlled by the Chinese government, इनमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं ये, तो इन कंपनीज की जो इनकम है, जो डिविडेंड्स है, वो सारा एंड ऑफ द डे चाइनीज ट्रेजरी में जा रहा है, राइट। तो हमें इस ट्रेड पे थोड़ा सिग्नल अगर हम देना चाइना को, देयर इज अ गुड चांस कि चाइना में एग्री कि ओके मसूद अजहर का हम ब्लॉक हटाते हैं, कम से कम हमें एक डील तो मिले मसूद अजहर का, तो हमें वहां से कैप्चर होकर इंडिया में आए। बात है, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। हमारे साथ ब्रिगेडियर खजूरिया भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर खजूरिया जी, तंगधार से चौकीबल के बीच जो है वो हमले की साजिश की बात सामने आई है। सोशल मीडिया के से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये मैसेज जो है इंटरसेप्ट किया है और ये कहा गया है कि एक ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस से किसके बीच, यानी तंगधार से चौकीबल के बीच हमला किया जा सकता है, और किस किस तरह के जो विस्फोटक है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह से आप ये देख रहे हैं, कितना खतरनाक ये जो इंफॉर्मेशन है वो सामने निकल कर आई है? मैं सोच रहा हूं कि ये एक बहुत ही संजीदा बात है और ये इस पे बहुत हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि ये अभी थोड़े दिन ही हुए हैं और शायद पाकिस्तान का ये एक ऐसा, अब मिलिटेंट्स को और उनको आतंकवादियों को ये बताया जा रहा है कि आपको कोई और एक्शन करो ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो थोड़ी सी तवज्जो हटे और इस चीज को और गरमाया जाए। और मेरा ख्याल है ये एक डेस्परेट एक्शन होते हैं, ये किए जा रहे हैं जी। और इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इससे उसको करना कुछ और चाहिए और कर कुछ और रहा है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो भी ये हरकतें हैं ये सारी बहुत ही ज्यादा ऐसी हरकतों से बाज आना बहुत आना चाहिए। खजूरिया, आपको लग रहा है ये इंटेंशनली किया जा रहा है, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए? क्या आपको लग रहा है इंटेंशनली किया जा रहा है? इंटेंशनली किया जा रहा है जी। और ये सिर्फ एक अटेंशन को डाइवर्ट करना है कि हम सिर्फ इन चीजों में घुस जाएं और कोई एक्शन पाकिस्तान के ऊपर ना ले सके, जो कि हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और ये छोटे छोटे अटेंशन डाइवर्ट करके हमारे फोर्सेस को उनकी इस चीज में लग जाएं कि उनको ढूंढने में, और जो हमारा जो ऑफेंसिव प्रोएक्टिव एक्शन है उसको उस पर तवज्जो हटाई जाए। तो ये टैक्टिक्स की जाती है, ये टैक्टिक्स बहुत मुल्क इख्तियार करते हैं, पाकिस्तान भी जानता है, पर मेरा ख्याल है ये बहुत बचकानी हरकतें की जा रही हैं और पाकिस्तान को इससे बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ये उनकी जो भी हरकत है इससे इसको नुकसान होगा। वो समझ रहे हैं कि क्या एक्शन होने वाला है और इनके करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अपना पूरा जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज करे जा रहे हैं। जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि अब ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि जो जवान है उन्हें एयरलिफ्ट कराया जाएगा। एक अच्छा फैसला माना जा सकता है, तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन सवाल उसके साथ साथ ये पूछा जाना चाहिए कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं? क्या पहले उनकी जानों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा था? क्या उनकी सिक्योरिटी पहले इंपॉर्टेंट नहीं थी और अब क्योंकि हमला हो गया तो अब आप कह रहे हैं कि उन्हें एयरलिफ्ट कराया जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हर चीज को लॉजिस्टिक्स जो है वो इन्वॉल्व है, उनको देखना पड़ता है जी। तो इतनी ज्यादा एयरलिफ्ट की जो एफर्ट है वो भी हमें क्या हमारे पास उसकी इतनी मौजूद है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं हमेशा के लिए और पहले से ही। और मेरा ख्याल है ये चंद एक वक्त पे जबकि हमारी रोड्स बंद हैं और ज्यादा जमावड़ा हो गया है जवानों का, रोड 5 दिन के बाद जैसे कि अभी
रोड्स खुली थी, उस वक्त ये इन चीजों को करना चाहिए था। शायद कहीं पहले ख्याल नहीं आया, लेकिन अभी से करना चाहिए। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि लॉजिस्टिकली क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली ऑल्सो, और क्या नहीं। जैसे पहले हुआ करता था कि जब कोई बड़ा कॉन्वॉय गुजरता था, जब कोई कॉन्वॉय निकलता था, तो जो सिविलियंस की जो गाड़ियां हुआ करती थी उनको जाने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन ये किया गया और इसी वजह से वो सिविलियन कार जो है वो वहां तक आ पाई और उसने बाकायदा तौर पर हमला किया। क्या आपको लगता है कि फिर से इसको नाफिज किया जाना चाहिए कि जब कॉन्वॉय निकला तो उस वक्त जो सिविलियंस की जो कार्स हैं, सिविलियंस को जाने की इजाजत ना हो? बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि ये एक्शन हमें लेने चाहिए, क्योंकि वो एरिया डिस्टर्ब्ड है। जब भी कॉन्वॉय निकलती है आर्मी की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो उस वक्त उस हिस्से को, सिर्फ उस हिस्से को, मैं नहीं कहूंगा कि पूरे सिविलियंस जो ट्रैफिक है उसको बहुत तकलीफ या ऐसे तरीके से उनको साथ किया जाए कि उनके ऊपर काफी दबाव पड़े या वो किया जाए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि वो उस वक्त के लिए उस पोर्शन के जहां से कॉन्वॉय गुजर रही है उस पोर्शन को बंद किया जाए सिविल ट्रैफिक के लिए, ताकि वो निकल जाए, उसके बाद उस ट्रैफिक को फिर से चालू कर दे। तो ये कुछ एक्शंस हमें जरूर लेने चाहिए ताकि ये सेफली हमारे जो सेनाएं जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जब पास कर रहे हैं तो उन पर इस तरीके के बुज़दिलाना हमले ना हो। जी, बुज़दिलाना हमला था। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बने रहिए। यासिर साहब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह से अभी आप ब्रिगेडियर खजूरिया को सुन रहे थे, कि एक तरह से कि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो तमाम चीजें कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम पर लगी हैं और इस तरह से इस मैसेज को इंटरसेप्ट किया गया है और तमाम साजिश जो है वो सामने खुलकर सामने आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि होटल्स के बाहर जो है लगा दिया जाता है कि कश्मीरीज आर नॉट अलाउड। हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वहां पर भी इस तरह की बात कही जा रही है। मेघालय के जो गवर्नर हैं उन्होंने किस तरह की बात कही है वो सबके सामने है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जब एक तरह से हम बाहरी ताकतों से लड़ने जा रहे हैं तो और लड़ रहे हैं, हम सबको एकजुट होना चाहिए और कश्मीरियों को और ज्यादा ये फील कराना चाहिए कि वो कितने हमारे अपने हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, कश्मीर हमारा सिरमौर है, कश्मीर हमारा मुकुट है और कश्मीरी हमारे भाई हैं। हम कश्मीरियत के खिलाफ नहीं रहे कभी भी, लेकिन कुछ जो इंसिडेंट अभी आपके सामने आए हैं, अभी आपकी डिबेट में एक बात निकल के आई कि जिस लड़के ने हमला किया वो लड़का कश्मीरी है, तो आखिर वो किन लोगों के साथ था? कौन सी ऐसी ताकत है जो अपने ही देश के खिलाफ उसको कर देती है उन लोगों को? और मैं आपको, लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मैं उन पे आ रहा हूं, देखिए उनको किस तरह से मैं उन पे आ रहा हूं। देखिए, देहरादून की बात आई थी कि कुछ लड़कियों को लोगों ने कब्जा कर लिया है, कैप्ट करके रखा हुआ है। वो खबर ठीक नहीं निकली, बिल्कुल अफवाह थी। जिन बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने ये बात जो सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म पे डाला था, उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन कुछ जगहों पे देखिए हमारे समाज में फ्रिंज एलिमेंट की कमी नहीं है। कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं, उनको हम सबको मिलके उनका खंडन करना चाहिए, ना कि आप राजनीति करने लगे। राजनीति अगर करें तो ये बताइए कि जब ये कॉन्वॉय निकलता था और इसको सिविलियन को बंद कर दिया जाता था, किसकी सरकार थी? महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस की सरकार थी। जब ये मामले को खत्म किया गया था तो ये राजनीति करने की बात हो गई। अभी सारे हिंदुस्तान को एक रहना है, क्योंकि पाकिस्तान हमें गीदड़ भपकी दे रहा है, पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो खुद एक भिखारी मुल्क है, जहां पे खुद कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आप उनके यहां खुद देख लीजिए जो अलग अलग उनके क्या हालात है, उनका अपने 4 प्रांतों में वो बटे हुए हैं, कहीं भी शांति नहीं है। वहां पे लोग एक दूसरे के खून के आमदा रहते हैं, एक दूसरे को जान हलाक करने में देरी नहीं लगती है। देखिए, राजनीति जब करते हैं तब सवाल, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो फोर्स हमारी जो है कश्मीर के अंदर, अभी देखिए वहां जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि हालात बहुत खराब है, पूरा बर्फबारी है, रास्ता पिछले कई महीनों से बंद था, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। उसमें कहीं ना कहीं से एक वैसे रास्ते का वो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं जहां पे मुझे लगता है कि वहां तक या हमारी फोर्सेस पहुंचने के बाद भी जब इस तरह का वेदर हो जाता है, मौसम हो जाता है, प्राकृतिक अगर कोई चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाती है तो इस तरह का वो फायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हमारी जो सेना है वो बहुत मजबूत तरीके से उनके सामने खड़ी है और उनको बार बार जब भी वो इस तरह के हमले करेंगे हम उनको नेस्ता नाबूद करेंगे पूरे दुनिया में। और अभी जो हमारे लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि
अभी आप मुझे बताइए, अभी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए थे, उन्होंने पुलवामा को कोई जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने खराज अकीदत तक पेश नहीं की। जब जॉइंट जो बयान जारी किया गया वो पाकिस्तान से होते हुए आए, वहां पर उन्होंने $20 बिलियन जो है वहां स्पेंड किए। यहाँ पर भी हालांकि वो कारोबार करेंगे, वो एक कारोबारी की तरह से बात कर लें, एक हेड ऑफ नेशन की तरह से उन्होंने बात की यहाँ पर आकर। उसके साथ ही अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस सिमत भी हमें काम करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेशनली हमारे साथ कौन कौन से मुमालिक हैं और जब कभी कोई इस तरह की घड़ी आती है कौन से मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं, ये भी तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। दुनिया के जितने भी शांति प्रिय, जितने इत्तेहाद, इखलाक और भाईचारा को मानने वाले जो मुल्क हैं वो भारत के साथ खड़े होंगे। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान, आप पूरे दुनिया में, ईरान परेशान है, उधर अफगानिस्तान परेशान है, हर जगह तो इनके अंदर के जो आतंकवादी हैं उन देशों को भी तो उन्होंने तबाह कर रखा है जो इनके आसपास के लोग हैं। तो पूरे दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो और चाइना को भी मानना होगा कि चाइना अगर उन्होंने एक कॉरिडोर अपना बनाया है तो उस कॉरिडोर के बहाने वो कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। और हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब ने कहा है कि दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों को हम पाकिस्तान की जो असल सूरत है, जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो दिखाई जाएंगी। और तमाम बार बार पाकिस्तान को कहा गया है और उनको बताया गया हमेशा से, हमें चाहिए कि इस वक्त हम भारत के जो लोग हैं, 1.25 अरब भारत के लोग, जितने राजनीतिक दल, वो एक होके सामने खड़े रहें, क्योंकि एक ऐसे मुल्क के सामने हम खड़े जिसकी बुनियाद झूठ पे है, जिसकी बुनियाद बिल्कुल। लेकिन अमित शाह जब ये कहते हैं कि सोनिया गांधी तो जाकर जो दहशतगर्द हैं उनकी मैयत पर जाके फक कर रोती हैं, क्या इस तरह की बातें की जानी चाहिए ऐसे मौके पर? अगर ये बात आप बाटला हाउस कांड के संदर्भ में कह रही हैं तो ये तो कांग्रेस की तरफ से ही, कांग्रेस के नेता ने ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने बताया था कि सोनिया गांधी के क्या हालात हैं। ये भारत के लोगों ने, ऐसे तो नहीं है कि उनको जाके उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने बताया। आप एक तरफ ये कह रहे हैं पूरे भारत को, यासिर साहब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। वही राहुल गांधी इस हमले के फौरन बाद वो सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ खड़े हैं। क्या ये मौका है अभी इस तरह की बातें करने का, या फिर उन्हें पता है कि इलेक्शन है और किस तरह की बातें करनी चाहिए, किस मंच से? नहीं, देखिए इलेक्शन कहां, आप देखिए जो भी भारत के इस वक्त वजीर आजम है या जिनकी बात आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब की कह रही, कोई एक आप बताइए मुझे इंसिडेंट इन 7 डेज में कि उन्होंने किसी तरह की कोई बात कही है? अगर आप देखिए पॉलिसी, जी बताइए, अभी जो कह रही हैं यही मैं बात कह रही हूँ कि क्या ये सही वक्त है इस तरह की बातें करने का? पुराने उनके किसी बात को निकाल के अभी 7 दिन के अंदर राजनीति अभी का बयान है, मुझे लगता है अभी का बयान है, आज का बयान है, अभी का बयान है, अभी का बयान है, बिल्कुल अभी का बयान है। यासिर साहब, 3:38 पे हमला हुआ और 6:30 बजे का अमित शाह का ट्वीट है, आप निकाल के ट्विटर देख लें। 6:30 बजे का उन्होंने अकीदत पेश नहीं की उनके लिए, खिराज अकीदत पेश नहीं की सैनिकों के लिए। उन्होंने कहा कि मंदिर अयोध्या में जरूर बनेगा। 6:30 बजे वो ट्वीट कर रहे हैं। ये तो राजनीति करते हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आप राजनीति करेंगे। मैं राजनीति कर रहा हूँ, आपकी पार्टी राजनीति कर रही है। आपकी स्पेशल ट्वीट आ जाती है, आपके पास राजनीति है। अरे आपके पास स्पेशल ट्वीट आ जाती है, आपके भी नेताजी रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री भारत के रह चुके, क्या हुआ था उस वक्त पूरे हिंदुस्तान ने जाना है और समझा है। तो इस तरह की राजनीति ना करें, इस तरह की राजनीति ना करें, उनका भी टेन्योर उठा के देख लीजिए। जी राजकुमार, पहली बात तो यासिर भाई से आपने पूछा कि अभी जो सऊदी प्रिंस आए उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया, पुलवामा के सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं दी, पाकिस्तान की निंदा नहीं की। इनसे आपको ये पूछना चाहिए था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे जिक्र किया, नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र नहीं किया, उनसे वो अपनी कूटनीति पे बात करते रहे। आपको पुलवामा का अरे सारी मीडिया में सारी चीजें आती हैं। समाजवादी पार्टी के भाई आप बीच में बोलते हैं, मैं आपके बीच में बोला था कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो आपको पता चल जाती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक बार को बात रखने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा। जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं या बड़े नेता मिलते हैं, उनकी एक एक बात मीडिया में आती है, वो प्रेस नोट दिया जाता है, उनके बीच में क्या वार्ता हुई, वो बातें आई हैं सामने। पुलवामा के बारे में कोई बात नहीं की और कई अखबारों ने लिखा भी है कि पुलवामा की डिटेल मोदी जी ने उनके सामने नहीं रखी। उन्होंने ये डिटेल नहीं रखी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद चला जा रहा है। पुलवामा दूसरी बात, उन्होंने ज्वाइंट प्रेस इनकी राजनीति, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत करी। मैं अपनी बात कह दूं पहले, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शुरुआत जो की थी बयान की, पुलवामा से शुरू करिए।
अभी इन्होंने राजनीति करते हुए कहा कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तब क्या हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो छोटा सा कार्यकाल रक्षा मंत्री रहते हुए है वो शानदार कार्यकाल है, उसे याद किया जाता है इस देश में। उन्होंने पहली बार ये व्यवस्था दी कि जो सैनिक भी सीमा पर शहीद होते हैं उससे पहले केवल उनकी वर्दी भेज दी जाती थी घर, डेड बॉडी नहीं आती थी, शव नहीं आते थे। ये माननीय मुलायम सिंह यादव ने व्यवस्था दी कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उनका अंत्येष्टि की जाएगी। जी, मेरे लिए वक्त का ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रिगेडियर खजूरिया जी से मैं करूं। ब्रिगेडियर खजूरिया जी, जो अभी राजकुमार भाटी साहब कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा, ये तो राजनीतिक बातें हो रही है, मैं शायद इसमें नहीं जाना चाहूंगा, बट इस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर की जो बात हुई है, उन्होंने बात की होगी, उसमें शायद हमें ये नहीं फाइंड फॉल्ट नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया या नहीं उठाया। ये जो भी अप्रोप्रिएट उस वक्त उनको लगा उन्होंने किया है। और मेरा ख्याल है मुलायम सिंह जी ने भी ठीक काम किया। बट ये एक बात बता दूं कि पहले भी जवानों को शहीद का दर्जा तो पहले भी दिया जाता था, सिर्फ ये है कि उनकी बॉडी नहीं आती थी, जो उनका मौत के बाद सिर्फ वर्दी आती थी। वो जरूरी बात, ये अच्छी बात उन्होंने की कि उसके बाद जो है जवानों के जो डेड बॉडी को घर लाके और यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता। ये बात माननी पड़ेगी और बहुत अच्छा काम किया। जी जी, संजय जी, चाइना और हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, हम ये देख रहे हैं कि चाइना कितने बड़े पैमाने पर कारोबार करता है हमारे साथ और कितना उससे फायदा है, लेकिन लगता है कि सारा पैसा जाकर वो पाकिस्तान में लगाता है। मुझे बताइए कि अब जो दो कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मुलाकात होने जा रही है, इससे पहले भी हिंदुस्तान कई तरीके से दबाव बना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कामयाबी नहीं मिली है। क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से चाइना के साथ जो हमारी पॉलिसी है वो फेल रही है, हम उस तरह का दबाव उस पर नहीं बना पाए हैं? देखिए, चाइना की जो पॉलिसी है वो इंडिया को फ्रस्ट्रेट करने वाली पॉलिसी है। और चाइना कोई नया नहीं कर रहा है, चाइना पिछले कई सालों से कर रहा है और हम लोग सारा कुछ जानते हुए हमने आज तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया। और इनफैक्ट एक सच्चाई या ट्रूथ है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम उस पोजीशन में भी नहीं है कि उस पर प्रेशर बना पाए। जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ चाइना का है, जो इकोनॉमिक पावर है और जो बेल्ट एंड रोड जो उसने इनिशिएट किया है, जिस ढंग से साउथ एशिया के तमाम देशों को अपने कंट्रोल में वो ले रहा है, तो हमारे पास उतनी पावर नहीं है। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है कि अगर आपके पास इतनी ताकत है और आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ, तो आप डोनाल्ड ट्रंप की तरह फैसला क्यों नहीं लेते? डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज ट्रेड और चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार हो रहा है और जिस ढंग से अमेरिका ने चाइनीज इंपोर्ट पे टैरिफ लगाए हैं, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले 5 सालों में तमाम सारी चीजों की जानकारी के बावजूद हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप जानते हैं कि वो कश्मीर के उस पार्ट से निकल रहा है जो जिस पे हमारा दावा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कौन सी कोशिश करी कि जिस पे चाइना रुक जाए? बात यह है कि उसके बावजूद चाइना मौलाना मसूद अजहर के प्रपोजल, जो यूएन लिस्ट में डालने का, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का जो प्रपोजल था, उस पे चाइना ने हमेशा ब्लॉकेज किया, रुकावट करी। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो पंजाब से जो उसका जो पार्ट, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें मसूद अजहर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ले रहा है। ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और मसूद अजहर जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट के भी नजदीक है जी। तो सारा कुछ हम जान रहे हैं। सारा कुछ जानने के बावजूद अगर हम ये कहें कि चाइना को हम प्रेशर में नहीं ले पाए और चाइना से बातचीत करके, आज विदेश मंत्री बात कर रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात कर रही है, इससे पहले वुहान में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, जिनपिंग से मिल के आए थे, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला? और जहां तक बात यह है कि चाइना आगे हडल नहीं बनेगा, चाइना आगे भी हडल बनेगा आपके लिए। आपके पास क्या, आप सारी ट्रूथ को जान रहे हैं। अब जैसे मोहम्मद बिन सलमान की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी चैनल पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के अंदर जो जारी किया, उसमें क्लियर कट उसने इनडायरेक्ट वे में इंडिया को ही सनप किया है कि मौलाना अजहर जो है, इवन के जो लिस्ट जो है उसका राजनीतिकरण न हो।
मींस कि मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की जो नजदीकी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे नेशन को पता है। पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर मोहम्मद बिन सलमान नहीं छोड़ सकते, उसके सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। 1979 में जब मक्का मस्जिद पे टेररिस्टों ने हमला किया तो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने वहां कार्रवाई की। आज भी पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस सऊदी राज परिवार के साथ उनके सिक्योरिटी में इर्द गिर्द रहते हैं। और तो और यमन, ईरान को लेकर सऊदी अरब की मजबूरी है कि पाकिस्तान को साथ लेके चले, तभी इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के जो मुखिया हैं वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के जो चीफ रहे हैं रहील शरीफ वो हैं। तो सारा कुछ जानते हुए भी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेड कारपेट अगर दिया है मोहम्मद बिन सलमान का, तो मान के चलिए कि हमें सारा कुछ पता था, लेकिन हमारे भी इकोनॉमिक कंपल्सन है, हमारे इकोनॉमिक कंपल्सन है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सलमान ने कहा कि ठीक है हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। हमारा इकोनॉमिक कंपल्सन ये है कि आपके 27 लाख वर्कर्स सऊदी अरब में है, आप $11 बिलियन वहां से लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी इकोनॉमिक जो एक कंट्राडिक्शन है और इकोनॉमिक जो रियलिटी है उसके अंदर भी आपको जीना है। तभी तो बात हो रही है कि आर्मी और इंटेलिजेंस के बल पे कितने दिन तक आप कश्मीर के प्रॉब्लम को लेकर चलोगे, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालिए। और कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान को भी बोर्ड में लेना पड़ेगा। जब सारी दुनिया बातचीत कर रही है तो पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन संजीव 30 सालों से इस तरह से हमले हो रहे हैं, संजीव जी, लेकिन शायद अब ये मुमकिन नहीं है, हमले हो जाते हैं। संजीव जी अब ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान ने हमेशा ट्राई किया, खुद वजीर आजम भी वहां पर गए। एक मिनट, जब कारगिल के वजीर, मैं कह रहा हूं कि कारगिल का जब युद्ध हुआ उसके बाद मुशर्रफ साहब को आपने यहाँ बुलाया, आप उसके बाद भी बातचीत जा रहे थे। 2008 में जब अटैक हुआ बॉम्बे पे तब भी आपने पाकिस्तान से बातचीत जारी रखी। यही तो मैं कह रही हूं संजीव जी कि हमने लगातार कोशिश की है, लेकिन अब शायद सब्र टूट गया है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहते हैं जी, लेकिन संजीव जी अब लग रहा है सब्र टूट गया है। हमने लगातार कोशिशें की हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने आर्मी लेवल पे नहीं, मेरा यही कहना है कि बातचीत आप अपने आर्मी से कार्रवाई जारी रखिए। वो आप वैसे ही देखिए, एक बड़ी कमाल की बात है कि पाकिस्तानी तालिबान ने वजीरिस्तान इलाके में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। पाकिस्तान ने वहां पे जरबे अजब और रद्दउल फसाद 2-3 बड़े आर्मी अभियान चला के जब उनकी कमर तोड़ दी, हम लोग ऐसा अभियान कश्मीर के अंदर क्यों नहीं चला पाते? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप अभियान चलाइए, उनकी कमर तोड़िए और साथ में बातचीत का सिलसिला भी जारी रखिए। पूरी दुनिया में जितनी जगह वायलेंस है, जितने जगह ही प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह बातचीत होती है, बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलता है। यासिर साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। यासिर साहब देखिए, वो जिसका अभी जिक्र कर रहे थे हमारे जर्नलिस्ट मित्र, वो भूल जाते हैं कि जब हिंदुस्तान में सरकार मजबूती से इनके खिलाफ आती, सामने खड़े होती है, पैलेट गन का इस्तेमाल होता है, तो आप देखते हैं कि भारत में क्या होता है। कश्मीर से लेके इंडिया गेट और जंतर मंतर, इस दिल्ली की मोमबत्ती लेके एक स्पेशल मोमबत्ती गैंग है यहाँ पे, वो सामने निकल आती है। और अगर पत्थरबाजों पे कोई कार्रवाई करने की बात आ जाती है तभी ये लोग निकल के आ जाते हैं। लेकिन वही पत्थरबाज जब सेना के जवानों के साथ हरकत करते हैं, उनके जान को हलाक कर देते हैं, तो ये कोई भी नजर नहीं आता। मैं आपको परसों का इंसिडेंट बताता हूं, जो दूसरा इन्होंने आतंकवादियों के साथ जब हमारी सेना मुठभेड़ कर रही थी, तो एक वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, वायरल हुआ था। उसमें एक जवान हमारा कह रहा है कि आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, आपके वालिदैन इंतजार कर रहे हैं, आप अपने घर चले जाएं। मैं ये इसी पे सवाल पूछना चाहता हूं हमारे बुद्धिजीवी वर्ग से कि क्या जब वो पत्थर मारते हैं और जान हलाक करते हैं तब आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों आप सामने निकल के नहीं आते? आप क्यों नहीं कैंडल इंडिया गेट और जंतर मंतर पे जलाते हैं? रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूं। एक, मैं बहुत जल्दी में पहली बात, अगर एक अटैक और होता है जो आज आपका टॉपिक था कि ये जो खबरें आ रही है, देन मेरे विचार से कोई फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, ISI की या वहां के अनकंट्रोल्ड टेररिस्ट की, जो कि बहुत मेजर वॉर चाहती है पाकिस्तान इंडिया की। क्योंकि अगर अब कोई और टेरर इंसिडेंट नहीं होता, भारत कोई ना कोई तो स्टेप लेगा, कुछ हद तक लिमिटेड लेगा, प्रिसीजन लेगा, शायद उसका रिएक्शन क्या आता है वी डोंट नो। पाकिस्तान से नहीं कि सीरियस सिचुएशन है, बट अगर एक और इंसिडेंट हो जाता है देन तो जो भी फोर्सेस हैं दे वांट अ बिग वॉर बिटवीन द 2 कंट्रीज। ओके, तो हमें सेकंड जो सऊदी प्रिंस की बात हो रही है, आई एग्री, पूरी कहानी सबको पता है, सब एक्सपर्ट्स हैं और हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं, बट हम एक डील कर सकते हैं या हैं अभी भी। सऊदी प्रिंस इस समय दुनिया में अंडर प्रेशर है अमेरिका से, वो खाशोगी जर्नलिस्ट के मर्डर के केस में, अमेरिका से अमेरिकी गवर्नमेंट उसमें सैंक्शंस लगाने जा रही है, सेनेट वगैरह, बट
ट्रंप और उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर इसके अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। हम अमेरिका से डील कर सकते हैं कि आप सऊदी प्रिंस को प्रेशर कीजिए, वो पाकिस्तान की मिलिट्री और इमरान से बोले हमें ज्यादा प्यार नहीं चाहिए सऊदी और पाकिस्तान, हमें केवल एक मसूद अजहर उठवा करके वहां भारत भिजवा दे, और इन एक्सचेंज अमेरिका हमारे लिए क्यों ये फेवर करेगा सऊदी प्रिंस के लिए के साथ। अमेरिका को हम बोले ठीक है, आप अगले 100 एयरक्राफ्ट हमें जो खरीदने हैं ना फाइटर्स, हम आपसे खरीदेंगे मार्केट रेट्स पे। आपको ये डील रही, आप एमबीएस से डील कीजिए, वो पाकिस्तान से करे और हमें ये मिले। दिस कैन बी ए ट्रांजैक्शनल डील। ये प्रिंस ऐसा है जिसने लेबनान के प्रेसिडेंट को उठाए किडनैप करके रख लिया था, ऐसी डील कर सकता है ये। बिल्कुल। लास्ट 30 सेकेंड संजीव जी, लास्ट 30 सेकेंड आपके लिए। देखिए मेरा ये कहना है कि जो भी बातें होनी चाहिए वो बात हो रही है। आप आर्मी के जो भी एक्शन लेना है लीजिए, लेकिन एक जो सच्चाई ये है कि आपको बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। बातचीत के बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मसूद अजहर की आज बात हो रही है, उठा के ले आइए। मसूद अजहर को छोड़ने कौन गया था? यहीं के लोग छोड़ने गए थे। जी संजीव जी, शायद मसूद अजहर को लेकर कौन गया था यहाँ से इस देश से? अब पैमाना जो है वो भर चुका है। उस विमान में बैठे थे, पैमाना जो है भर चुका है, और शायद अब उस विमान के अंदर जी अब ये मुमकिन लग नहीं रहा है कि अब कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो पाएगा। अब कोई बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान के साथ अब ऐसा लग नहीं रहा है। पैमाना भर चुका है और अब इस तरह का सेंटिमेंट बढ़ चुका है, और क्योंकि लगातार हमारी तरफ से कोशिशें होती रही, हर बार कोशिशें हमारी तरफ से की गई, लेकिन हमें जवाब में कुछ नहीं मिला, तो अब नहीं लग रहा कि अब कोई बातचीत कोई भी शुरू की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस